एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखित एक राजनीतिक उपन्यास है जो रूसी क्रांति और उसके परिणामों पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। इस कहानी में जानवर अपने मालिक के खिलाफ विद्रोह करते हैं और खुद का फार्म संचालित करने की कोशिश करते हैं। यह कहानी सत्ता के दुरुपयोग और आदर्शवाद के विरूपण को दर्शाती है। एक शांत और सुरम्य गांव में मैनर फार्म के नाम से जाना जाने वाला एक फार्म हाउस था। इस फार्म हाउस में अनेक जानवर रहते थे जिनकी जिंदगी सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन उनके दिलों में असंतोष की एक गहरी लहर थी। फार्म के मालिक मिस्टर जोन्स एक क्रूर और असंवेदनशील इंसान थे जो अपने जानवरों को उचित देखभाल और सम्मान नहीं देते थे। एक रात जब पूरा फार्म गहरी नींद में डूबा हुआ था, ओल्ड मेजर, एक बूढ़ा और सम्मानित सुअर, सभी जानवरों को एक गुप्त बैठक के लिए बुलाता है। ओल्ड मेजर ने उन्हें एक सपने के बारे में बताया जिसमें कोई मानव नहीं था और सभी जानवर स्वतंत्र और समान थे। यह सपना जानवरों के दिलों में एक नई उम्मीद और क्रांति की चिंगारी जला देता है। ओल्ड मेजर के भाषण ने जानवरों में विद्रोह की भावना को जागृत कर दिया। वह उन्हें सिखाता है कि कैसे सभी जानवर मिलकर अपनी ताकत और एकता से अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। अध्याय 2, विद्रोह। जिस रात ओल्ड मेजर ने अपना भाषण दिया, वह रात जानवरों के लिए केवल एक सपने की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नई दिशा का संकेत थी। ओल्ड मेजर की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद मैनर फार्म के जानवरों ने अपने दमनकारी मालिक मिस्टर जोन्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह न केवल अप्रत्याशित था, बल्कि अत्यंत तीव्र भी था। एक तूफानी रात को जब मिस्टर जोन्स और उसके कर्मचारी नशे में धुत होकर सो रहे थे, जानवरों ने अपने आप को बांधों से मुक्त कर लिया और अपने खलिहान से बाहर निकल आए। उन्होंने फार्म हाउस को घेर लिया और मिस्टर जोन्स को उठा दिया। जब उन्होंने प्रतिरोध किया तो जानवरों ने उन्हें और उनके कर्मचारियों को फार्म से बाहर खदेड़ दिया। उस रात के बाद मैनर फार्म अब जानवरों का था और उन्होंने इसका नाम बदलकर एनिमल फार्म रख दिया। विद्रोह के बाद का पहला कार्य एक नया नियम कानून बनाना था। सभी जानवरों ने मिलकर 7 मूल सिद्धांत तय किए जिन्हें एनिमलिज्म के नाम से जाना जाएगा। इन सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण था, सभी जानवर बराबर हैं। इसके अलावा उन्होंने तय किया कि कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, बिस्तर पर नहीं सोएगा, शराब नहीं पिएगा और किसी अन्य जानवर की हत्या नहीं करेगा। एनिमल फार्म पर जानवरों की पहली सभा में नेपोलियन और स्नोबॉल, 2 सुअर जो खुद को नेतृत्व की भूमिका में देखते थे, ने अपनी अपनी योजनाएं पेश कीं। नेपोलियन ने ताकत और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, जबकि स्नोबॉल ने शिक्षा और उद्योग के महत्व को बताया। यह दोनों अपने अपने तरीके से फार्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके विचारों में गहरी दरार थी। अध्याय 3, नई शुरुआत। एनिमल फार्म पर नई स्थापित स्वतंत्रता के साथ जानवरों ने उत्साहपूर्वक अपने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने खेती और उत्पादन की जिम्मेदारी संभाली, जिसमें हर जानवर ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। खेत का कामकाज जानवरों द्वारा खुद से संचालित होने लगा और वे अपने काम में लगन से जुट गए। इस नई व्यवस्था में बॉक्सर, एक मजबूत और मेहनती घोड़ा, सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसका नारा "मैं और अधिक मेहनत करूंगा" ने अन्य जानवरों को भी प्रेरित किया। उसकी दृढ़ता और समर्पण ने फार्म को सफलता की ओर अग्रसर किया। स्नोबॉल ने जानवरों को पढ़ना और लिखना सिखाने की पहल की। उसने दीवार पर 7 मूल सिद्धांतों को लिखा और सभी को उनका महत्व समझाया। जानवरों ने इसे उत्सुकता से सीखा, हालांकि कुछ के लिए यह कठिन साबित हुआ। इस दौरान नेपोलियन अपनी खुद की योजनाएं बना रहा था। वह चुपचाप फार्म के कुछ बच्चों, विशेषकर नवजात सुअरों को अपनी देखरेख में ले लिया। उसने उन्हें विशेष शिक्षा देना शुरू कर दिया, जिसका मकसद उन्हें अपने विचारों के अनुसार ढालना था। उसकी ये कार्रवाई अन्य जानवरों से गुप्त रखी गई थी। जैसे जैसे मौसम बदला, फार्म ने अपनी पहली फसल काटी, जो अभूतपूर्व रूप से सफल रही। जानवरों ने अपनी मेहनत का फल देखा और उन्हें गर्व महसूस हुआ।
उनकी एकता और साझा प्रयासों ने उन्हें यह सिखाया कि वे स्वयं के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे फार्म की सफलता बढ़ी, नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच मतभेद भी गहराने लगे। दोनों के विचारों में तीव्र अंतर था और यह धीरे धीरे फार्म की राजनीति में प्रतिस्पर्धा का रूप ले रहा था। अध्याय 4, नियम और आदेश। एनिमल फार्म पर जीवन धीरे धीरे अधिक संगठित और व्यवस्थित होता जा रहा था। जानवरों ने साझा प्रयास से फार्म को न केवल चलाया, बल्कि उसे और अधिक उत्पादक भी बनाया। हालांकि सत्ता के केंद्र में नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच विचारों का मतभेद अभी भी बना हुआ था। नेपोलियन, जिसने खुद को एक ताकतवर और कठोर नेता के रूप में स्थापित किया था, अब फार्म के नियमों और नीतियों को और अधिक कड़ाई से लागू करने लगा। उसने फार्म पर सुरक्षा और निगरानी को मजबूत किया, जिसमें वह कुछ चुने हुए कुत्तों का उपयोग करता, जिन्हें उसने बचपन से ही प्रशिक्षित किया था। ये कुत्ते उसके व्यक्तिगत सुरक्षा दल के रूप में काम करते थे। दूसरी ओर स्नोबॉल ने शिक्षा और तकनीकी विकास पर जोर दिया। उसने फार्म पर एक पवन चक्की के निर्माण की योजना पेश की, जो बिजली उत्पादन कर सकती थी और फार्म के कामकाज को और आसान बना सकती थी। स्नोबॉल का मानना था कि इससे जानवरों का श्रम कम होगा और वे अधिक समृद्ध जीवन जी सकेंगे। इस बीच फार्म के आसपास के मानव समुदायों में एनिमल फार्म की सफलता और स्वतंत्रता की खबरें फैलने लगीं। अन्य फार्मों के मालिक इस बात से चिंतित हो उठे कि कहीं उनके जानवर भी विद्रोह न कर दें। इस तरह एनिमल फार्म न केवल एक सफल प्रयोग बन गया, बल्कि एक धमकी भी बन गया। नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच की प्रतिद्वंद्विता ने फार्म पर विचारधाराओं की द्वंद्व युद्ध को जन्म दिया। जहां नेपोलियन नियंत्रण और शक्ति के माध्यम से फार्म को चलाना चाहता था, वहीं स्नोबॉल शिक्षा और तकनीकी प्रगति के माध्यम से उसे विकसित करना चाहता था। इस तरह की दो अलग-अलग विचारधाराओं के बीच तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, और यह तनाव आने वाले समय में और भी गहरा होने वाला था। अध्याय 5, सत्ता के परिवर्तन। एनिमल फार्म पर विचारधारात्मक द्वंद्व के बीच नेपोलियन और स्नोबॉल के बीच की प्रतिस्पर्धा और अधिक गहरी होती जा रही थी। पवन चक्की के निर्माण के प्रस्ताव ने इस द्वंद्व को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। स्नोबॉल का मानना था कि पवन चक्की फार्म के लिए बहुत लाभकारी होगी, लेकिन नेपोलियन इसे बेकार और खतरनाक मानता था। एक सभा के दौरान जब स्नोबॉल ने अपने विचारों को पेश किया, तो नेपोलियन ने अपने प्रशिक्षित कुत्तों को बुला लिया। उन्होंने स्नोबॉल पर हमला किया और उसे फार्म से खदेड़ दिया। इस कार्रवाई के साथ नेपोलियन ने फार्म पर अपनी सत्ता मजबूत कर ली और खुद को अकेला नेता घोषित कर दिया। नेपोलियन के सत्ता संभालने के बाद उसने फार्म के नियमों और नीतियों में कई बदलाव किए। उसने स्नोबॉल के सभी विचारों और योजनाओं को खारिज कर दिया और पवन चक्की के निर्माण को भी अपने तरीके से शुरू कर दिया। नेपोलियन ने दावा किया कि स्नोबॉल फार्म के लिए एक खतरा था और उसने उसे देशद्रोही घोषित कर दिया। इस बीच नेपोलियन ने स्क्वीलर, एक छोटा सुअर जो अपनी वाक्पटुता के लिए जाना जाता था, को अपना प्रवक्ता बना लिया। स्क्वीलर ने नेपोलियन के फैसलों और नीतियों को जानवरों के सामने उचित और आवश्यक बताने का काम किया। उसने जानवरों को समझाया कि नेपोलियन के निर्णय हमेशा फार्म के हित में होते हैं और उसके नेतृत्व में फार्म और अधिक समृद्ध होगा। नेपोलियन के सत्ता में आने के बाद फार्म पर आदेश और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था स्थापित हो गई। यह व्यवस्था डर और आज्ञाकारिता पर आधारित थी। जानवरों को यह समझाया गया कि सख्त नियमों और नेपोलियन की अधीनता में रहना ही उनके लिए श्रेष्ठ है। अध्याय 6, विस्तार और युद्ध। नेपोलियन की सत्ता के स्थापित होने के बाद एनिमल फार्म पर कई बदलाव आए। नेपोलियन ने फार्म को और अधिक व्यावसायिक रूप देने का प्रयास किया, जिसमें पवन चक्की का निर्माण मुख्य योजना बन गई। हालांकि यह निर्माण कार्य जितना सरल लग रहा था, उतना था नहीं। पवन चक्की का निर्माण अनेक चुनौतियों से भरा था। जानवरों को न केवल भारी पत्थरों को तोड़ना और उन्हें उठाना पड़ा, बल्कि उन्हें कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करना पड़ा। बॉक्सर विशेष रूप से इस कार्य में अग्रणी रहा।
उसकी मेहनत और समर्पण अभी भी अन्य जानवरों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। इस दौरान नेपोलियन ने अन्य फार्मों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश की। उसने फार्म के उत्पादों को बाहरी दुनिया में बेचना शुरू किया और अन्य मानव मालिकों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। यह कदम फार्म के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हुआ, लेकिन इससे कुछ जानवरों में असंतोष भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि वे नेपोलियन के मानवों के साथ संबंधों को उचित नहीं मानते थे। जैसे जैसे फार्म की सामर्थ्य और समृद्धि बढ़ी, आसपास के फार्मों के मालिकों के बीच चिंता भी बढ़ती गई। उन्होंने एनिमल फार्म को एक खतरे के रूप में देखा और एक योजना बनाई जिससे वे फार्म को वापस अपने कब्जे में ले सकें। इस परिणाम स्वरूप फार्म को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई हुई। इस युद्ध के दौरान जानवरों ने अद्भुत साहस और टीम वर्क दिखाया। उन्होंने मानवों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और अंततः उन्हें फार्म से खदेड़ दिया। इस विजय ने फार्म की स्वतंत्रता को एक बार फिर से मजबूत किया और जानवरों की एकजुटता को और भी बलवती बनाया। अध्याय 7 उत्साह और पराजय। युद्ध में विजय के बाद एनिमल फार्म पर एक नई उम्मीद और उत्साह की लहर दौड़ गई। जानवरों ने अपनी एकता और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था और अब वे और भी अधिक संकल्पित थे कि वे अपने फार्म को सफल बनाएंगे। हालांकि इस उत्साह के साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आईं। पवन चक्की का निर्माण, जो पहले ही कई बार बाधित हुआ था, अब और भी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। एक तूफानी रात को पवन चक्की, जिसे जानवरों ने बहुत मेहनत से बनाया था, ढह गई। इस घटना ने जानवरों को गहरा आघात पहुंचाया और उनकी मेहनत की सारी उम्मीदें और सपने ध्वस्त हो गए। नेपोलियन ने इस दुर्घटना का दोष स्नोबॉल पर मढ़ दिया, जो अब फार्म से निर्वासित हो चुका था। नेपोलियन का दावा था कि स्नोबॉल ने रात में आकर पवन चक्की को नष्ट कर दिया था। यह आरोप बिना किसी प्रमाण के नेपोलियन द्वारा अपनी विफलताओं को छिपाने का एक प्रयास था। इस घटना के बाद नेपोलियन ने फार्म पर और अधिक सख्ती लागू कर दी। उसने राशन में कटौती की और काम के घंटे बढ़ा दिए। जानवरों की स्थिति और भी कठिन हो गई और उनका उत्साह धीरे धीरे पराजय में बदलने लगा। इसी दौरान फार्म पर कुछ गुप्त बैठकें भी होने लगीं, जहां कुछ जानवर नेपोलियन के नियंत्रण से मुक्ति पाने की चर्चा करते। ये जानवर अब नेपोलियन के तानाशाही शासन से तंग आ चुके थे और एक बार फिर से सच्ची आजादी की खोज में थे। अध्याय 8 नियमों का परिवर्तन। एनिमल फार्म पर व्याप्त निराशा और कठिनाइयों के बीच नेपोलियन की सत्ता और अधिक केंद्रित और सख्त होती जा रही थी। उसने फार्म के मूल नियमों में धीरे धीरे परिवर्तन करना शुरू कर दिया, जिससे उसके शासन को और अधिक मजबूती मिल सके। ये परिवर्तन जानवरों की आंखों में धोखे से और बड़ी चालाकी से किए गए थे। नेपोलियन ने पहले के सभी जानवर बराबर हैं के नियम को बदलकर कुछ जानवर दूसरों से अधिक बराबर हैं कर दिया। इस तरह के परिवर्तनों ने फार्म पर उसकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को स्थायित्व प्रदान किया और अन्य जानवरों के लिए भेदभाव को सामान्य बना दिया। इसके अलावा नेपोलियन ने अधिक से अधिक मानवीय गुण धारण करना शुरू कर दिया। उसने कपड़े पहनना और 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जो कि मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। जानवरों को उसके इस व्यवहार में बदलाव को समझ पाना कठिन लगा, क्योंकि वे उसे एक नेता के रूप में देखते थे जो उनके हितों की रक्षा करने का वादा करता था। फार्म पर व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हो गए। नेपोलियन ने नज़दीकी फार्मों के मालिकों के साथ मिलकर उत्पाद बेचना शुरू कर दिया। ये संबंध उसके लिए लाभकारी साबित हुए, लेकिन इसने जानवरों में एक बार फिर से विश्वासघात की भावना को जन्म दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका उपयोग केवल एक उपकरण की तरह किया जा रहा है। इस दौरान जानवरों की जीवन स्थितियां और भी बदतर होती गईं। भोजन की कमी और काम के घंटों में वृद्धि ने उनके जीवन को दुष्कर बना दिया। नेपोलियन के शासन के तहत फार्म का मूल उद्देश्य और आदर्श धूमिल होते जा रहे थे। अध्याय 9 समृद्धि और गिरावट।
एनिमल फार्म पर नेपोलियन के शासन में आर्थिक समृद्धि तो आई, लेकिन यह समृद्धि कुछ चुने हुए जानवरों तक ही सीमित थी। फार्म का विकास दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके विकास का लाभ उन जानवरों तक नहीं पहुंच रहा था जो दिन रात मेहनत कर रहे थे। बॉक्सर जैसे जानवर, जिन्होंने अपनी ताकत और समर्पण से फार्म को आगे बढ़ाया, उन्हें उनके योगदान का उचित प्रतिफल नहीं मिल रहा था। बॉक्सर, जो हमेशा से मैं और अधिक मेहनत करूंगा के नारे के साथ काम करता आया था, उसकी सेहत धीरे धीरे गिरती जा रही थी। वह उम्र दराज हो चुका था और उसकी शारीरिक क्षमता कम होती जा रही थी। जब एक दिन वह काम करते समय गिर पड़ा, नेपोलियन ने उसे एक वेटरनरी के पास भेजने का वादा किया। हालांकि जल्द ही पता चला कि बॉक्सर को किसी वेटरनरी के पास नहीं, बल्कि एक घोड़ा कसाई के पास भेज दिया गया था। इस घटना ने फार्म के अन्य जानवरों को गहरे धक्के में डाल दिया। इस बीच नेपोलियन और अन्य वरिष्ठ सुअर फार्म के संसाधनों का उपयोग अपने लिए विलासिता की चीज़ों पर कर रहे थे। वे महंगी शराब पी रहे थे, अच्छे कपड़े पहन रहे थे और फार्म हाउस में आरामदायक जीवन बिता रहे थे। यह सब उन आदर्शों के खिलाफ था जिनके लिए एनिमल फार्म की स्थापना की गई थी। जानवरों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा था। वे महसूस कर रहे थे कि उनके सपनों और आदर्शों का शोषण हो रहा है। फार्म पर गिरावट का यह दौर उन्हें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या उन्हें अपने नेता के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। अध्याय 10, अंतिम संघर्ष। एनिमल फार्म पर जानवरों की बढ़ती निराशा और असंतोष ने अंततः एक नई क्रांति की नींव रखी। वे नेपोलियन के तानाशाही शासन से तंग आ चुके थे और उन्होंने फिर से उस आज़ादी की खोज शुरू की जो उन्होंने कभी सपना देखी थी। जानवरों ने गुप्त बैठकें आयोजित करना शुरू कर दी और एक योजना बनाई कि कैसे वे नेपोलियन के शासन को समाप्त कर सकते हैं। इस बार उन्होंने अधिक सावधानी और रणनीति के साथ काम लिया, क्योंकि वे जानते थे कि नेपोलियन के पास अपने सुरक्षा बल के रूप में प्रशिक्षित कुत्ते हैं। एक निर्णायक रात, जब नेपोलियन और उसके साथी सुअर फार्म हाउस में सो रहे थे, जानवरों ने अपनी योजना पर अमल किया। उन्होंने धीरे से फार्म हाउस को घेर लिया और सुरक्षा कुत्तों को बेहोश कर दिया। नेपोलियन को उसकी नींद से जगाया गया और उसे फार्म से बाहर कर दिया गया। इस बार जानवरों ने फार्म को फिर से संगठित किया, लेकिन इस बार वे पहले की गलतियों से सबक लेते हुए एक नई सरकार की स्थापना करने में ज्यादा सावधानी बरती। उन्होंने सभी जानवरों की भागीदारी के साथ एक सहकारी समिति बनाई, जहां हर जानवर की आवाज सुनी जाती और उसे महत्व दिया जाता। फार्म पर फिर से शांति और समृद्धि की स्थापना हुई। जानवरों ने सीखा कि सत्ता के दुरुपयोग और व्यक्तिगत लाभ के बजाय साझा उत्तरदायित्व और समानता का मार्ग ही उनके उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। एनिमल फार्म की कहानी का यह समापन एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि सत्ता और समाज के बीच संतुलन बहुत आवश्यक है। जानवरों का यह संघर्ष और अंतिम विजय उन्हें न केवल अपनी आज़ादी वापस दिलाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चे समुदाय का निर्माण तभी संभव है जब सभी सदस्य निष्पक्षता और बराबरी के आधार पर आगे बढ़ें।